स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th मैथमेटिक्स नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, इस पर हम लोग आज थोड़ी चर्चा करेंगे। बेसिकली आज की क्लास हमारी डेडिकेटेड होगी फार्मूलों पर। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हमें कवर करने हैं। मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस, पर आज की क्लास टोटल कंसेप्चुअल है। तो आपको कंसेप्ट समझना है, एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, चलिए बेटा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। क्या लिख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। ओके, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहने को एक नया टॉपिक है, नया टाइटल है, लेकिन ये एपी जो है हमारे दिमाग में पहले से फीड है। ये आप और हम सब जानते हैं, बस इसका फॉर्मूला नहीं मालूम, दिमाग क्या कर रहा है नहीं मालूम। तो आज एक रियलाइजेशन है ना, आत्म साक्षात्कार है कि हमारी बुद्धि क्या कर रही है। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। ठीक है, अगर मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से कि 1 2 3 4 5 6 7 अगला नंबर क्या आएगा, पता है आपको? 2 4 6 8 10 अगला क्या होगा? 12। ओके, ये भी पता है, वेरी गुड। अगर मैं कहूँ -1 0 +1 +2 +3 +4 अगला क्या आएगा? +5। वेरी गुड, है ना। चलिए अब लेते हैं 3 2 1 0 -1 अगला क्या आएगा? वायर -2, आपको भी पता है, वेरी गुड। अच्छा 0 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2। मैं पॉइंट में बोल दूं क्या, परेशान हो रहे हो? ठीक है, 0 0.5 1 1.5 2 2.5 अगला क्या होगा? लो, आपने तो और आगे का भी बता दिया, 3 3.5 4, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मुझे लगता है इतने सारे एग्जाम्पल बहुत हो गए है ना, एपी ख़त्म हो गया। आपको एपी समझ में आता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, अर्थमेटिक का मतलब है ऐड करके, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और पूछ लेता हूँ। 5 5 5 5 5 अगला नंबर क्या होगा? 5 होगा, बताओ यार, है ना। मतलब उसका एक्सप्रेशन देखो, 5 होगा, है ना। एक्सप्रेशन ही कितना क्लियर है कि अरे क्या फालतू चीज़ पूछ रहे सर आप भी ना। तो बच्चों से भी बदतर, ऐसा लग रहा है 10th को पढ़ा ही नहीं रहा। ये टॉपिक ही ऐसा है यार, है ना। तो आपके बुद्धि को एपी पहले से मालूम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब बढ़त, बढ़ना। ठीक है, अग्रसर होना, आगे बढ़ना। कैसे? अर्थमेटिकली। अब अर्थमेटिक में बेसिकली हम प्लस और माइनस की बात करते हैं। तो या तो मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ। जैसे एक बार मैंने क्वेश्चन दिया कि अगर 1 0 -1 -2 होगा तो क्या होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम -1 कर रहे हैं, है ना। एक एग्जाम्पल 2 4 6 8 में हमने +2 +2 +2 किया था। 1 2 3 4 में +1 +1 +1 किया। तो आपकी बुद्धि ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लिया, और आप बहुत अच्छे से कर पाए। यस नो। पर अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछूं, भाई मैथ्स क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इस फॉर्मूले को पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब सोच के मुझे जवाब दीजिएगा, और कोई भी दे सकता है, जिसको आता हो या जिसको समझ में आ गया हो वो हाथ उठाए और मुझे बताए। ठीक है, और वीडियो देखते समय अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन कर सका तो इमीडिएटली इस सवाल के तुरंत बाद आपको कमेंट कर देना है, आप जिस भी समय देख रहे हो। और ईमानदारी से, ये नहीं कि पूरा वीडियो पहले देख लिया उसके बाद आंसर लिख रहे हैं, ये मत करिएगा, है ना। चलिए, तो सवाल है बहुत सिंपल। 2 4 6 8 10 12 इसका 52nd टर्म क्या होगा? मैंने बोला 2 4 6 8, है ना। इसका ना लिखना नहीं दादा, बुद्धि सोचना है।
क्या आप सोच पा रहे हैं? अभी सोच पा रहे हैं? अभी 112 नहीं, गलत है। क्यों गलत है समझाऊंगा। 112 नहीं होगा, मैंने 52 पूछा, 50 सेकेंड, 52 104। ओके, नाउ दिस इज राइट। अच्छा 56 सुन लिया आपने, उसको 56 कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में है ना, 56 कहते हैं। ओके, तो ठीक है, आपने कर लिया। अब अगर मैं आपसे कोई और सवाल पूछ लूँ, मान लो -8 -4 -2 0 2 4, इसका 157th टर्म क्या होगा, तो शायद अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हैं आप, मैं नहीं कह रहा इसको नहीं कर पाएंगे आप कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता है, और इसीलिए एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसकी सार्थकता भी मैंने सिद्ध कर दी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब हमारे बुद्धि को पहले से मालूम है तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने बता दिया भैया क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर काम करते हैं। तो जो पहला टर्म हम इसमें लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो भी हो, उसे हम बाय कन्वेंशन, परंपरागत रूप से हम इसे लेते हैं ए। क्या लेते हैं? ए। और जिस इंक्रीमेंटर को हम इसमें ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इंक्रीमेंटर। उस इंक्रीमेंटर को मैं कहूँगा कॉमन डिफरेंस। क्या कहूँगा? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस वही आएगा, दैट विल नॉट चेंज। जैसे मैंने कहा 2 4 6 8, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर आप उठा लीजिए, उनके बीच का अंतर, डिफरेंस क्या होगा? कॉमन होगा। और इसीलिए इसका नाम हम लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड वी विल डिनोट इट बाय डी। ठीक है, तो आप लिख लें फर्स्ट टर्म, इसको हम ए डिनोट करेंगे, और कॉमन डिफरेंस ये क्या होगा? डी। कॉमन लिख लीजिए, इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस और ए हमें पता लग गया। अब कितने टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे? 1 2 3 4 10 20 50 60, कितने? तो नंबर ऑफ टर्म्स, इसको n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n, इसको n से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 52वां टर्म क्या होगा, या कोई भी टर्म मैंने आपसे पूछ लिया 156वां बताओ, तो वो टर्म को कैसे लिखा जाता है? तो हम उसके लिए लिखेंगे nth टर्म, इसको हम an से डिनोट करेंगे। ये n सबस्क्रिप्ट टाइप नीचे लिखा रहेगा। सबस्क्रिप्ट समझते हो? नीचे लिख लेना। मतलब अगर मैं पहले टर्म की बात कर रहा हूँ, आई विल राइट A1। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ, आई विल राइट A2। थर्ड टर्म इज A3 ... nthवां टर्म AN। समझ गए? ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। और भी टर्म्स हैं, जैसे जैसे यूज़ होंगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक ओके है? अब शुरू करें, एक्सप्लेनेशन प्रारंभ करूं भाई। चलिए, इसका मिटा दूं पूरा, सबने नोट कर लिया है? ओके, चलिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर पहला टर्म है A, अगला है A प्लस D, क्यों? उसमें हमने कुछ जोड़ दिया। ठीक है, कितनी बार जोड़ा? एक बार। जो कॉमन डिफरेंस है उसको एक बार जोड़ा। अगला टर्म क्या होगा? A प्लस 2 बार D, क्योंकि एक बार D तो पहले ही जोड़ गया, एक बार और जोड़ दिया, तो 2 बार जोड़ दिया, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2D। ऐसा करते करते A प्लस 3D एंड ... मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, कॉमा। यस नो? अब सोचकर बताइए कि A nth या nth टर्म क्या होगा, nthवां टर्म क्या होगा। तो अब सोचिए, कैसे सोचना है वो भी बता देता हूँ। अगर इसमें देखता हूँ मैं, तो क्या आपको D दिखाई दे रहा है पहले टर्म में? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कैसे है? जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर अगर कभी पढ़ाया हो, 9th में मैंने पढ़ाया हो, जो बच्चे लास्ट ईयर मुझसे पढ़े,
अगर आपसे पूछा जाए कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए 5x² माइनस 3x³ प्लस 4, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? आप कहेंगे सर आपने x दिया ही नहीं है। x दिया है कहीं? x कहाँ है? ये x² है, ये x³ है, x तो है ही नहीं। तो क्या इसमें x नहीं है? आंसर इज यस, इसके अंदर x छुपा है। कहाँ छुपा है? प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय x। वो x था लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए वो गायब हो गया। ये बात समझ में आई? ये मैथ्स की भाषा है। दिस इज मैथ्स, दिस इज मैथमेटिक्स। ओके, बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं क्या इसमें d दिख रहा है? आंसर इज यस, दिख रहा है। कितनी बार जुड़ा? बोले सर 0 टाइम। d कितनी बार जुड़ा पहले टर्म में? 0 बार जुड़ा। यस नो, ये बात समझ में आई? तो पहले टर्म को मैं लिखूं a प्लस 0d, ये पहला टर्म हो गया। और यहां से दूसरा टर्म a प्लस, ये दूसरा टर्म है a प्लस d। तीसरा टर्म है a प्लस 2d। चौथा टर्म है a प्लस 3d। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि मैं जितना टर्म ले रहा हूं उससे कम बार, एक कम बार मैं d को जोड़ रहा हूं? फिर से बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, नंबर यहां पर और इधर। पहला टर्म a प्लस 0d, समझ गए? दूसरा टर्म a प्लस d एक बार। तीसरा टर्म a प्लस 2d। चौथा टर्म a प्लस 3d। मतलब अगर nthवा टर्म मुझे निकालना है तो a तो होगा ही होगा, एंड प्लस d कितनी बार होगा? जितना भी n है उससे एक बार कम। आई विल राइट n माइनस 1d। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आई कि आपका n कुछ भी हो, अगर n 1 है तो यहाँ 1 माइनस 1 0, ये d हो जाएगा 0 बार। बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ, मतलब थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ डलेगा 3 माइनस 1 इज 2, ये आ गया 2d। ये देखिए, बराबर, एग्रीड? तो अब ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फॉर्मूलों को नोट करना आवश्यक है, ठीक है? फॉर्मूले आप अवश्य नोट करें, इंपॉर्टेंट। कर लिया नोट? ठीक है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉमन डिफरेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक सीरीज दे दी जाए, बोलेगा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो आपको करना क्या है? कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठाइए, उनको आपस में माइनस करिए, डी आ जाएगा, राइट? तो क्या इसके लिए कोई सामान्य सा फॉर्मूला बन सकता है? आंसर इज यस। एक फॉर्मूला बन सकता है, जनरल फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस डी। क्या बनेगा? डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। कोई भी nthवा टर्म, कोई भी, मान लो 5वां, तो ये कौन सा होगा? चौथा, उससे एक पहले वाला, ठीक है? दोनों को माइनस करेंगे, डी निकल आएगा। कैसे? करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए चौथा है, इसको मैंने किया a प्लस 3d, ये चौथा टर्म, माइनस a प्लस 2d, राइट? अब डी निकालना है। चलिए, कितना आएगा इसका आंसर? ये खुलेगा a प्लस 3d, ये माइनस खुला, a माइनस 2d, ओके, a से a निपट गया, 3d माइनस 2d इज d, और d निकल आया। बात समझ में? क्लियर? ओके, यस नो? सबके समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला मिल गया आपको। सो ये आपके लिए एक सेकेंड फॉर्मूला हो गया कि d इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है? अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप देखकर नहीं बता सकते कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और सवाल आ जाता है कि क्या ये एपी है। एक आपको सीरीज़ दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या ये एपी है, और आपको बताना है कि वो एपी है या नहीं है। कैसे बताएं? तो इसका जो रहस्य है, या जो इसका की स्ट्रेंथ है आपकी, कि आप कैसे बता सकते हैं कि कोई सीरीज़ एपी है या नहीं है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। उसके लिए जो तगड़ा फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है वो मैं लिख रहा हूं। टाइटल दीजिए उसका थर्ड वाले फॉर्मूले के लिए, टू प्रूव एपी। टू प्रूव एपी, एपी को अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म उठा लीजिए, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म उठा लीजिए आप। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले 3 टर्म्स, ठीक है। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकाल लीजिए, ए बी एंड सी। तो यहां पर क्या है, लेट ए बी सी बी 3 कंसेक्यूटिव ऐसे लिखते हैं कंसेक्यूटिव, है ना, यहाँ एस ई ऐसा, ओके। अच्छा कंसेक्यूटिव, सी यू, बोलो भाई कौन बोलेगा, सी यू एन, सी ओ एन सही लिखा था, ओके। कन एस ई सी यू टी आई वी ई, ओके ठीक है। चलिए, तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। अगर ये एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, देन वेरी इंपॉर्टेंट, b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस बी। भाई ए बी सी, तो b माइनस ए क्या होगा, d, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही c माइनस बी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस बराबर आना चाहिए, ये आपका एक की स्ट्रेंथ है, ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब एक और फॉर्मूला यहां पर निकल आएगा, कौन सा, इंप्लाइज दैट, पहले तो इसको डब्बे में डालो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इफ ए बी सी आर इन एपी, देन बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, बी, ये वाला बी इधर आ जाएगा, तो प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये इधर चला गया प्लस ए, यहाँ पर हो गया 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, या ए प्लस सी लिख सकता हूं मैं, राइट। और ये 2 नीचे चला जाएगा तो अपॉन 2, मतलब b क्या है, b क्या है, b इज a प्लस सी डिवाइड बाई 2। b क्या है, b इज a प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसका मतलब b क्या है, अभी मेरा सवाल वही है, आपने कहा सर a प्लस सी अपॉन 2, है ना। इसका मतलब b क्या है, इसका मतलब ये है कि a अर्थमेटिक मीन एंड c, यस नो, ये अर्थमेटिक मीन हो गया कि नहीं भाई। एवरेज, एवरेज को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है अपन ने, है ना। तो 2 टर्म के बीच वाला टर्म कौन है, b, सो ए बी सी, इसका अब एक और मतलब आ गया कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, देन b इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c, यस नो। ये बात समझ में आई, समझ में आई नहीं है, क्लियर है। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसको ये डब्बे में जो आपने डाला है, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, तो या तो आप ये कर लें या ये कर लें, चाहे जो, लेकिन बेस्ट आइडिया है जब आपको एपी प्रूफ करने के लिए आए तो ये करेंगे, जब एपी प्रूफ करने के लिए आए तो ये करेंगे, ठीक है। आपसे कभी कभी अर्थमेटिक मीन भी पूछ लेता है, अर्थमेटिक मीन इफ ए बी सी डी आर इन ए पी, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड डी इज, तो ए और डी का पूछ रहा है तो उतने का अर्थमेटिक मीन निकाल दो, ए प्लस डी डिवाइड बाई 2, आंसर। ये बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो अब स्टेटमेंट क्या आएगा, इससे हमें समझ में आया b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, if a b c are in AP, then b is equal to arithmetic mean am, ये परंपरागत रूप से लिखा जाता है am, ठीक है। आपकी NCERT किताब में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा am या अर्थमेटिक मीन, ठीक है। शायद बीच में ये डॉट न डले, am आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं,
अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो बी क्या है, अरिथमेटिक मीन है। कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, ओके, देयरफॉर ये वाला लाइन आ जाएगा, ए एम एंड सी इन ए पी। ठीक है, ए अरिथमेटिक मीन एंड सी इन ए पी। ओके, क्लियर। अब ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, एक और तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन रहने दो उसको। अगर ए एन के फॉर्म में लिखें, है ना, तो 3 टर्म्स लेने पड़ेंगे। ए बी सी इज बेटर, इसको ऐसे ही रहने दो। चलिए, यहां तक सब समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो आपके एपी में 2 बेसिक एक्सरसाइजेज दी हुई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। उसमें से पहली एक्सरसाइज पूरी इतने फॉर्मूलों में निपट जाएगी। हो सकता है ए एम वाला अरिथमेटिक मीन वाला कंसेप्ट अभी आपको उपयोग में ना आए, उसके लिए सेकेंड एक्सरसाइज है। अब सेकेंड एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला आता है, उसे भी अब हम कवर करते हैं। इसको मिटा दूं मैं पूरा ऊपर से नीचे तक। ओके, नाउ आई थिंक लास्ट फॉर्मूला फॉर द डे, एक बार मैं वेरीफाई भी कर लूंगा बुक से, एंड दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। एपी के एन टर्म्स का एडिशन। ठीक है, अब जो बच्चे एडवांस या स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हैं वो जस्ट रेज योर हैंड। कितने बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखा है? 1 2 3 बस। हाँ, अभी आपने ऑप्शन तय नहीं किया है। उन्होंने नहीं दिया है, पर आपको तो पता है आपको क्या करना है। नहीं पता है, अभी आइडिया नहीं है। कितनों को आइडिया नहीं है क्लास में कि मुझे स्टैंडर्ड लेना है, बेसिक लेना है? आइडिया नहीं है आइडिया? आपको सब पता लगता है क्या करना है क्या नहीं करना है? स्टैंडर्ड बेसिक का अंतर मालूम है आपको? आगे चल के मैथ्स लेना है, मैथ्स सब्जेक्ट लेना है। मैथ्स मरण है, मैथ्स को मजाक ना समझे, है ना। मैथ्स कॉमर्स, मैथ्स वर्सेस कॉमर्स, कभी ना गूगल करके देखना या यूट्यूब पर देखना आप लोग, मैथ्स वर्सेस कॉमर्स। आपको ढेर सारे उससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि मैथ्स कैसा है और कॉमर्स कैसा है ना। मैथ्स का बच्चा किसी चीज़ को कैसे देखता है और देखना चाहिए, और कॉमर्स वाले किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि एक एटीट्यूड होता है, एक आपका जो सोच होती है ना। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं अपन लोग, पर ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिकॉर्डिंग में भी रखेंगे, इसको मैं कट नहीं करूँगा। आई वोंट बी एडिटिंग इट। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आगे चल के मैथ साइंस या जो भी आप विषय चुनते हैं वो सोच समझ कर चुनें, क्योंकि इससे आपका अपना जीवन तय होता है। ठीक है, देखो कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, सबसे पहली बात। ठीक है, आप थोड़ी चेहरे से बाहर निकाल लो। हाँ, ये बात अब ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर? आपको भी दिख रहा है? तो आप भी चेयर थोड़ी सी ऐसे निकाल लो। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट आपके जीवन को तय करता है। कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है जीवन में, और किसी भी देश की इकोनॉमी में सारे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ये ना सोचें कि किसी ने अगर मैथ्स लिया है तो बहुत बड़ा आदमी हो गया वो, और अगर आपने कभी ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स जिसको कहते हैं, अगर वो सब्जेक्ट ले लिया तो आप बड़े कमज़ोर हैं या छोटे हो गए, ऐसा नहीं है ना। मुद्दा ये है कि आपको करना क्या है जीवन में, आपको अपने जीवन में करना क्या है, किस चीज़ में आनंद मिलता है, उसके हिसाब से तय होगा आपको अपना सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक्निकल, आई वोंट से इंजीनियरिंग ऑलवेज, इट कुड बी एनी टेक्निकल फील्ड, तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी रूप में मेडिसिन की लाइन में जाना है तो आपको बायो लेना चाहिए। अगर आप किसी भी रूप में कमर्शियल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। कमर्शियल लाइन मतलब जिसमें बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं रादर, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। और अगर आप समाज से रिलेटेड किसी कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो आपको
ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स लेना चाहिए। एक और विषय है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, दैट इज़ होम साइंस। अगर आपको स्पेसिफिकली स्वास्थ्य के लिए काम करना है बट नॉट डायरेक्टली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, आप चीर फाड़ करके दवाइयों के रूप में नहीं, बट मे बी नेचुरोपैथी, नेचर है ना, न्यूट्रिशन, इससे रिलेटेड अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं और उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस। विडंबना ये है कि मैंने आज तक किसी लड़के को होम साइंस मिलते हुए नहीं देखा, है ना। लड़का भी सीख सकता है ना, डाइटिशियन बन सकता है, अब उसके प्रैक्टिकल में खाना वाना बनाना आता है। कई बार बच्चे अवॉइड कर देते हैं, तो भैया होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है जिसमें शेफ़ वगैरह बनते हैं, तो उसमें भी लड़के बनाते हैं। तो होम साइंस भी सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है, बट पता नहीं क्यों लोग बाग इससे भागते हैं, लड़के भागते हैं एटलीस्ट। मैंने किसी लड़के को आज तक होम साइंस लेते हुए देखा नहीं कि मैंने होम साइंस लिया है, मैंने नहीं देखा। स्कूल ऑफ़र करती है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। कहीं ऐसा ना हो कि जेंडर स्पेसिफिक, तो आप लोग झगड़ा कर सकते हो कि यार इसमें जेंडर आ रहा है। ये पांचों ऑप्शन है, आप मैथ्स भी ऑप्शनल है, बायो भी ऑप्शनल है, आपको ऑप्शनल में से तो एक चुनना है। जीवन में 5 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से एक चुनना है। एक और ऑप्शन है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो है ना, 10वीं हो गए, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। पर समाज और सरकार दोनों नहीं चाहती कि आप पढ़ाई छोड़ें, ठीक है, दोनों नहीं चाहते कि आप पढ़ाई छोड़ें, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा करने से आपकी समझदारी बढ़ती है, ऐसा सरकार का, एजुकेशनिस्ट लोगों का ये मानना है। पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और है ना सक्सेसफुल पीपल कुछ खास पढ़े लिखे हैं नहीं। मैं ज़्यादा नाम लूँगा नहीं, आई डोंट वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप लोग सब जानते हैं। कुछ नाम तो आपके बिल्कुल ज़बान पर होगा, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि अभी कोई ना बोले, रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरा माइक अच्छा है, आपकी आवाज़ भी कैच करेगा, ठीक है। बाकी समझ गए आप लोग, समझदार है ना। कंप्यूटर की दुनिया में कई लोग हैं, कई लोग अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, कई लोग एम्पायर बनाकर मर गए, है ना, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने अपने जीवन काल में, है ना। तो ऐसे कई लोग हैं। अपने पास लाइब्रेरी में कुछ किताबें भी हैं उनके ऊपर, जीवन चरित्र उनका, तो आप वो भी देख सकते हैं। उधर नहीं, पीछे इधर पढ़ाई की किताबें, उस वाले में, उस सेक्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, प्रश्न वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आप जीवन में क्या करते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर आप एक जनरल एप्टीट्यूड अगर जीवन में कुछ चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई विषय छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स में। आपको अभी 10th क्लास में 2 ऑप्शन मिलते हैं, CBSE बोर्ड देता है ये, कि आप या तो बेसिक ले लीजिए या स्टैंडर्ड ले लीजिए। तो बेसिक मैथ्स वो लेते हैं जिनको मैथ्स छोड़ के कोई भी विषय लेना है, मैथ्स नहीं लेना, उनको मैथ्स छोड़ के कुछ भी लेना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि मैथ्स छोड़ के आप कुछ भी लेना चाहते हैं, बायो ले लें, कॉमर्स ले लें, ह्यूमैनिटीज़ ले लें, होम साइंस ले लें, आप कोई भी विषय ले लें, तो आप बेसिक मैथ्स ले लीजिए। और अगर आपने तय कर रखा है कि नहीं मुझे तो मैथ्स ही लेना है, देन गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है CBSE बोर्ड में तो आपको 11th में भी मैथ्स मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात, कुछ लोगों को रिजल्ट से मतलब रहता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, तो आप बेसिक मैथ्स ले लीजिए, अगले साल बोर्ड चेंज कर लेना, मैथ्स ले लेना किसी दूसरे बोर्ड में, मे बी स्टेट बोर्ड, तो आप मैथ्स फिर भी ले सकते हैं, पर आपको CBSE बोर्ड छोड़ना होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई कि अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है, नंबर अच्छे ले आए आप, भाई स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर टफ आएगा, बेसिक के तुलना में टफ आएगा, ये तो मान के चलो आप, ठीक है। बेसिक की तुलना में स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर कठिन आता है, ओके। अब आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे हैं, तो सरल क्वेश्चंस को डील करना चाहते हैं, बेसिक मैथ्स ले लो। अगले साल बोर्ड को छोड़ देना, आप दूसरा स्टेट बोर्ड उठा लो, आप बोर्ड चेंज कर लीजिए, चलेगा, है ना। जैसे अपन मध्य प्रदेश वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में MP बोर्ड आप चले जाइए, शिफ्ट हो जाइए, उसमें आप मैथ्स ले लीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि आपके नंबर अच्छे हैं। बात समझ में? तो वो विकल्प भी उपलब्ध है। लेकिन अगर आप बोर्ड कंटिन्यू करना चाहते हैं तो CBSE बोर्ड कहता है कि अगर आपको फिर भी मैथ्स लेना है बेसिक लेने के बाद, तो उसके लिए एक टेस्ट होती है, जो कि स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए एक अलग से टेस्ट होगी आपकी, उसका रिजल्ट जुलाई के आसपास आ जाता है, तो आप वो दे सकते हैं रिजल्ट के बाद। रिजल्ट आने के बाद
आप फॉर्म भर दीजिए कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर एक बार और देना है, आप वो पेपर दे दीजिए। स्कूल में आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने पेपर भरा है, मैंने फॉर्म भरा है, मैं पेपर दे रहा हूँ, एंड यू कैन कंटिन्यू विथ योर मैथ्स एज योर मेन सब्जेक्ट। ये भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि यदि आपने पहले ये विचार कर लिया है कि मुझे मैथ्स लेना है, देन गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। अगर आपने बोर्ड चेंज करने के बारे में सोचा है मैथ्स लेने के लिए, तो आप बेसिक ले लीजिए। जो है सोच पहले से बनाओ, ठीक है। आखिरी में जाकर आप कर रहे हैं, वो जीवन के साथ खेलना है। अगर मान लीजिए वहाँ पर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो स्कूल वाले आपको मैथ्स ऑफ़र नहीं करेंगे, तो आपका इतना पूरा समय काल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन को खेल मत बनाइए, सोच लीजिए क्या करना है। और कायदे से ये सोच बननी चाहिए 9th के एडमिशन के साथ। आपको आइडिया होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, आप क्या चुनना चाहते हैं, आपको क्या बनना है। वहाँ तक की सोच आपकी 9th क्लास में बन जानी चाहिए, ठीक है। अब रही बात, मैंने आपसे कहा कि मैथ्स आसान नहीं है, टफ है। तो मैथ्स का एटीट्यूड ही लड़ना है। मतलब आप ये समझ लो कि मैथ्स लेने वाले क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, ठीक है। मैथ्स वाले कैसे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, क्षत्रियों जैसा है, योद्धा हैं वो। ये बात समझ में है ना। तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग अब वर्ण सिस्टम बांट रहे हैं, ओके। तो योद्धा का मतलब समझ गया, जिनके अंदर वो जज्बा है कि मुझे लड़ना है, मुझे स्ट्रगल करना है। तो जिसके अंदर वो बात है, धमक है, उसने मैथ्स लेना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं कि आप इजी गोइंग लाइफ, अरे सर ये इजी वाला बता दीजिए, आई एम ओके विथ इजी, गो फॉर बेसिक मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स और मैथ्स सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिर आप सोच लें आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, वो बात अलग है। फिर अपने आप को पहचानिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको पैसे में बात करना अच्छा लगता है, रुपया पैसा, तो कॉमर्स ले लीजिए, समझ गए, बिजनेस की बात होगी, ओके। समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आर्ट्स ले लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ ले लीजिए, ओके। तो ऐसे आपको डिसाइड करना चाहिए। एक सामान्य मैंने आपको बताया, आई होप थोड़ा समझ में आया आपके, है ना। तो मैथ्स बेसिक लेना है, स्टैंडर्ड वो सोच लो, उस हिसाब से आगे कदम बढ़ाओ। मेरा सुझाव आपके प्रति ये है, जितना मैंने आपको देखा है, पढ़ा है, मतलब समझा है, लास्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे लगता है आपको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, परंतु मैं आपके अपने निर्णय का सम्मान करता हूँ। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया तो साथ में मेहनत करनी होगी, मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ, ठीक है। आपको चुनना है, ओके। चुनाव आपका, मेहनत अपनी, है ना, कंबाइंड। चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सम ऑफ एन टर्म्स। तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले इसके डेरिवेशन की तरफ ध्यान देंगे कि मैं इसको डिराइव करूँगा, ये फार्मूला कैसे बन रहा है। और जिन्होंने बेसिक मैथ्स लेना है, जब मैं पूरा सॉल्व कर लूँ और फार्मूला डिराइव कर दूँ, तो आप लास्ट में लिख लेना कि फार्मूला ये है, ठीक है। चलिए, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए एस एन लिखा जाता है। ये मैंने आपको पहली बार में सिंबल लिखवाया नहीं था, मैंने कहा मैं आपको जैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो एस एन से डिनोट किया जाता है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ टर्म्स को ऐड कर दूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, ए प्लस n माइनस 1d, जिसको हम ए एन कहते हैं, nthवा टर्म। इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। इन सबको हमें ऐड करना है। इसको कहते हैं एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। A1, A2, A3, A4, A5, AN तक सारे टर्म्स को जोड़ना है, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, इसको डिराइव कर रहा हूँ। डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, जानने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। क्यूरियोसिटी है, सीखना है? ओके। मैंने फिर से लिख दिया एस एन। अब की बार मैंने उल्टा लिखा, क्या लिखा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ऐसे मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा? a, उसके पहले क्या आएगा? a प्लस डी, और इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, a प्लस n माइनस 2d होगा। बनी बात, है ना।
ए माइनस ए एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर करते करते एन माइनस एन, जहाँ पर एन माइनस एन जीरो आ गया तो डी जीरो हो गया। समझ गए? तो ऐसे उल्टा लिख लिया। अब इनको हम आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, सबको ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस कर दिया, एस एन प्लस एस एन क्या होगा, 2 टाइम्स एस एन, 2 बार एस एन इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ क्या हुआ, 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। यहाँ लिख दूँ मैं 2a प्लस एन माइनस वन डी प्लस, अच्छा अब दूसरा टर्म ले लेते हैं, मतलब सेकेंड टर्म, यहाँ सेकेंड टर्म, यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म को लिखा है मैंने, दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा भाई, सब जुड़ रहे हैं ना, पहला आखिरी, सेकेंड लास्ट सेकेंड, थर्ड लास्ट थर्ड, इनको आपस में जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, ए प्लस डी, सेकेंड लास्ट क्या है, ए प्लस एन माइनस टू डी, सही है, इनको जोड़ा जाए, ए प्लस ए इज 2a प्लस डी प्लस एन माइनस टू डी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, डी एन माइनस टू डी प्लस डी 2a डी डी डी, ये दोनों को देख लो आप, d माइनस टू डी इज माइनस डी, इन दोनों को देखिए, d माइनस टू डी इज माइनस डी, ठीक है। तो डी एन माइनस डी आ गया, d कॉमन n माइनस वन डी, क्या मिला फिर से, सेम। तो सेकेंड टर्म को जोड़ने पर भी यही मिला। अब आप सोचिए, यही काम मैं अगर पीछे से करूं तो ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, सबको जोड़ेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा, दैट इज ये आएगा कितनी बार, n टाइम्स आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन डी, फिर आएगा प्लस 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस, कितनी बार आएगा, n बार, कितनी बार आएगा, n बार आएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, n टाइम्स, इसको सबको जोड़ेंगे, ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, सबको जोड़ेंगे क्या आएगा, n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये बात समझ में आई। और ये क्या है, 2 टाइम्स एस एन, बट वी आर इंटरेस्टेड इन एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये है आपका फॉर्मूला। तो जो बच्चे बेसिक मैथ्स ले रहे हैं वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लें, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। हाँ बेटा कुछ कहना, देखो हर एक टर्म जो है उसके साथ d कैसा है, एक छोटा, फर्स्ट में 0d, सेकंड में d, 2d 3d 4d, लास्ट में क्या होगा, n माइनस वन डी। तो n माइनस वन इधर अब उल्टा जाएंगे तो n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, लास्ट में आते आते n माइनस एन डी, n माइनस एन डी मतलब 0 हो गया। आया समझ में, ठीक है। तो ऐसा उल्टा लिखा, ओके। फॉर्मूला समझ में आया सबके, इसको नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स, टाइटल क्या होगा इसका, ये वाला, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एस एन, इसको एस एन लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और प्रॉपर बॉक्स ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, कुछ कहना है, बोलो बोलो बोलो। हाँ कहाँ से, ओके। एक डाउट आ रहा है कि क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, आंसर इज नो, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट के अंदर किसी एक टर्म को हम डिवाइड नहीं कर सकते, अगर करना है तो सारे टर्म्स को करना होगा, ठीक है। और कायदे से उसका मतलब यही है कि ये जितना भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, किसी एक टर्म को आप अंदर से डिवाइड नहीं करेंगे। ये अच्छा सवाल है, गुड है ना। और मैं देख रहा हूँ कि कोरोना के बाद में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, पोस्ट कोरोना, दिस इज पोस्ट कोरोना इफेक्ट, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, पूछिए, ठीक है, ऐसे सवाल आने चाहिए। आपको कई बार लगता है ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, नहीं करेगा क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है।
अगर n की वैल्यू 2 लेंगे तो डेफिनेटली कैंसिल होगा। अरे ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है ना, बिल्कुल करेक्ट। चलिए तो ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर है फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला हम इसी का लिखेंगे, Sn का। मिटा दूं भैया ऊपर का सारा, Sn का एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं और ध्यान से देखेंगे, आपको लगेगा हाँ यार ये भी है। ठीक है, देखिए क्या होने वाला है। ये क्या लिखा मैंने, Sn इज इक्वल टू n/2। अब ये जो बॉक्स ब्रैकेट है इसमें 2a लिखा हुआ है, ये 2a को मैं 2 बार लिख देता हूँ, a प्लस है, कोई आपत्ति, एनी प्रॉब्लम? a प्लस a लिख दिया, a प्लस a, आगे क्या है प्लस n-1d, कोई दिक्कत? सही है। लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे तो ये पार्ट कुछ पहचाना सा लग रहा है, a प्लस n-1d, और ये a प्लस n-1d क्या है, दिस इज लास्ट टर्म an, nthवा टर्म है। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ n/2, अब तो छोटे ब्रैकेट से काम हो जाएगा, a प्लस l, l क्या है लास्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। तो अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यू नो नंबर ऑफ टर्म्स, यू नो फर्स्ट टर्म, यू नो लास्ट टर्म, ठीक है, डी इज नॉट गिवन, अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो नया फॉर्मूला मिल गया आपको, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, एनी आपत्ति? ठीक है बेटा, a प्लस l को डब्बे में डालो, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म वो बाद में लिख लेना, क्योंकि वो क्या होगा फिर आप लास्ट टर्म उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर्मूला ऐसे ही याद करो जो मैंने लिखा, a प्लस l, हाँ ये सही तरीका, करेक्ट है ना। a प्लस l के बाद फिर आप ऐसा लिखें कि लास्ट टर्म, पूरे को डब्बे में डाल दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर फॉर्मूले ऐसे याद किए जाए, जो याद करना है बस उसी को डब्बे में डालो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि Sn क्या है। ठीक है, अब Sn से रिलेटेड एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। डिराइव क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ 5 टर्म्स पता है, इसको मिटा दूं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको मान लीजिए 5 टर्म्स का समेशन मालूम है, S5 इज नोन टू यू, आपको S6 भी मालूम है, आपको S6 भी मालूम है। ठीक है, मैं ऐसा उल्टा लिख देता हूं, S6 ऊपर S5 नीचे, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि छठवां टर्म क्या होगा? आंसर इज यस, बता सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा, और जो फॉर्मूला डिराइव होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 है। यहाँ पर इसका मतलब है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 है। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा? a1 से a1 कैंसल, a2 से a2, a3 से a3, a4 से a4, a5 से a5, बचा क्या? a6, और यहाँ क्या आया? S6 माइनस S5। क्या मैं एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूँ? S nth माइनस Sn माइनस 1, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे लिखवा देते हैं तो भी ठीक है, इज इक्वल टू an। हो सकता है, नहीं हो सकता? आप समझ में आया फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, कि अगर आपको S के 2 कंसेक्यूटिव समेशन मालूम हैं तो आप वो टर्म निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिनको डेरिवेशन चाहिए वो इस टाइप से लिख लें, और ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ना, डेरिवेशंस आर नॉट इन योर कोर्स, डेरिवेशन कोर्स में नहीं आएंगे। ठीक है, हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ओके, चलिए, तो इस जंक्शन पर आज हम अपनी क्लास को क्लोज करेंगे। नाउ देयर आर सम स्पेशल फॉर्मूलेज एंड स्पेशल केसेस विच वी विल डील
मे बी आफ्टर वन मोर क्लास ऑफ प्रैक्टिस। तो अगली क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे फॉर्मूलों की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके लगभग सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाएंगी। एक कंसेप्ट अभी और बाकी है जो मैंने अभी नहीं बताया है, ठीक है, टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो समय होता चला जा रहा है, तो हम आज यहाँ पर क्लोज करेंगे। अगले क्लास में, अगले सेशन में, मतलब परसों वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके आगे कुछ और फॉर्मूले हैं और कुछ और कंडीशंस होंगी क्वेश्चन की रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसे हम कवर करेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है किसी में किसी को कोई डाउट? सब क्लियर है? फॉर्मूलों की लिस्ट बना ली अच्छे से? चलिए, तो आज यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम, जय सिया राम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स।